हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे से चैनल द इंडियन एकेडमी पे। ये है मेरा पार्ट या फिर कह सकते हैं आप सीट 26। ठीक है, मैंने ऑलरेडी 25 सेट करा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं टोटल MTS PYQs के 300 सेट कराने जा रहा हूं और सिर्फ जीके का। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना आपका CGL के बाद फिर MTS का ही होने वाला है। आप अगर आप कहीं भी थ्योरी किए होंगे तो प्रैक्टिस के लिए ये आपका 10-15 मिनट का वीडियो बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। और ये प्रैक्टिस सिर्फ PYQs का होगा। आपके आज तक के जितने भी क्वेश्चन किए गए हैं 300 PYQs टोटल हैं, वो सारे सॉल्यूशन मैं अपने चैनल पे कराऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना होगा SSC MTS PYQ करके, और वहाँ पे आप सारे वीडियोज़ को देख लीजिए। 25 वीडियोज़ को अपना रिव्यू दीजिए कैसा मैं करा रहा हूँ अपना जीके का ये पार्ट। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए और तैयारी को अपना इम्प्रूव करिए। एग्ज़ाम के बाद आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लेकिन जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियोज़ आएँ आप तुरंत देख सको, आप प्रैक्टिस कर सको अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल बेकिंग सोडा तैयार करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता। देखिए, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये समझिए। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। तो इसमें जो बेकिंग सोडा का बनाया जाता है ना, तो कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले नमक क्या होगा, तो NaCl को हम लोग जल में मिलाते हैं, मिश्रित करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अमोनिया के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है, इसमें अमोनिया भी मिलाया जाता है, तो आपका NH3। ठीक है, NH3 अमोनिया, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड की उपस्थिति में जब इसको कंबाइन किया जाता है तब जाके NaCO3 हमें मिलता है। तो आपका देखिए इसमें H2O यानी जल तो होगा ही, ठीक है, नमक भी होगा और आपका अमोनिया भी होगा, लेकिन Na2CO3 ये आपका नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन जो 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, यानी कि बेकिंग सोडा में इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों में पिरामिडनुमा मीनार को क्या कहा जाता है। देखिए, आपका जो दक्षिण भारत का जो मंदिर है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए, साउथ इंडिया, ओके, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों में अलग अलग टाइप के जो हैं शैली हैं। साउथ इंडिया में आपका द्रविड़ शैली है, द्रविड़। ठीक है, 10 से दक्षिण, 10 से द्रविड़। ओके, नॉर्थ इंडिया में कौन सा है, तो नागर शैली, न से नॉर्थ और न से नागर, नागर शैली। ओके, चलिए, तो नागर में शिखर होता है और आपका द्रविड़ में विमान होता है। ठीक है, आपका द्रविड़ में क्या होता है आपका, तो विमान होता है। ओके, चलिए, तो ये आपका विमान हो जाएगा। अब कह रहा है कि किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य के लिए वो अवधि क्या है जिसके लिए वो सदन की अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, जिससे सदन उसकी सीट रिक्त घोषित कर सकता है। देखिए, अगर आप विधानसभा में हैं, ठीक है, तो आप 60 दिनों से ज़्यादा, ठीक है, बिना किसी को बताए 60 दिनों से ज़्यादा अनुपस्थित नहीं हो सकते हैं। अगर 60 दिनों से ज़्यादा अगर आप अनुपस्थित हुए तो आपका जो सीट है ना वो चला जाएगा। ठीक है, फिर आप विधानमंडल में आप नहीं जा पाओगे, विधानसभा से आपकी जो आपका जो अधिकार है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि बिना किसी को सूचना दिए 60 दिनों से ज़्यादा आप अनुपस्थित नहीं हो सकते हो। तो आपका ऑप्शन जो 4 हो जाएगा ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आर्टिकल कौन सा कहता है, ये आपका 190, ठीक है, उसका सब क्लॉज 4 कहता है। ठीक है, तो 190 आर्टिकल ये कहता है कि 60 दिनों तक आप बिना बताए रह सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ओके, चलिए, मैक्सिमम लिमिट कितना है, 60 दिन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गौड़ साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था। देखिए, गौड़ साम्राज्य कहाँ था, तो ये आपका वेस्ट बंगाल में था। ठीक है, वेस्ट बंगाल में था। और ये जो गौड़ साम्राज्य है ना, इसका एक बहुत महान शासक था आपका कौन, तो शशांक था। ओके, शशांक का युद्ध हुआ था किससे, हर्षवर्धन से, जिसे हर्षवर्धन ने इसे मार डाला था शशांक को। ओके, क्यों हुआ था, तो क्योंकि इसकी जो आपके हर्षवर्धन है, उसकी बहन का जो हस्बैंड है, उसको शशांक जो है ना वो क्या करता है, उसको मार देता है, मतलब मारने में सहायता करता है शशांक। इसलिए जो हर्षवर्धन है वो शशांक को युद्ध में मार देता है। ओके, चलिए, अब कह रहा है कि कन कन कम कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल यानी CAG, ठीक है, आपका CAG का कार्य क्या है। तो देखिए, इंग्लिश में आप ज़्यादा अच्छे से समझ लोगे, क्योंकि इंग्लिश का जो लैंग्वेज है ना आप पकड़ लोगे। तो CAG का क्या काम है भाई, तो रेगुलेटिंग टैक्स कलेक्शन, ठीक है, यानी कि टैक्स जो होती है, जो कर होता है ना, उसको रेगुलेट करना, देख रेख करना। तो ये नहीं, कह रहे हैं कि इन्वेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये आपका बिल्कुल सही है। यानी कि आपका जो भी इन्वेस्टिंग है, ठीक है, उस पर जो रिपोर्ट बनाएगा ना, हाँ, वो कौन बनाता है, आपका CAG बनाता है। ठीक है, यानी रिपोर्ट बनाने का काम करता है आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का कौन, तो CAG। ओके, चलिए, ऑप्शन 2। अब कह रहा है कि यूट्रोफिकेशन इज अ कंडीशन वेयर excessive growth of algae bloom occurs on the surface of a water body because of abundant nutrients. Which of the following are the key nutrients for eutrophication। देखिए,
अभी पिछले ही आपके PYQs में, यानी 25 नंबर का PYQ में ये क्वेश्चन ये किया था ना कि जल में, ठीक है, आपका 2 तत्व, अभी जो इसका आंसर है वही तत्व, कौन कौन सा तत्व, तो फास्फोरस और नाइट्रोजन, ठीक है। वो ज़्यादा हो जाने पे वहाँ पे अलगे जो है ना वो उत्पन्न हो जाता है, बहुत सारे अलगे जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको यूरोफिकेशन कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन किस में था, तो 2025वां सेट में था, इससे पिछले वाले सेट में। इसमें देखिए क्या किया है कि एकदम सेम उल्टा क्वेश्चन वो कर दिया है, कह रहा है कि यूट्रोफिकेशन, यही था आपका। यूट्रोफिकेशन इज अ कंडीशन जिसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे अलगे हो जाते हैं ना, वो सरफेस पे आ जाते हैं, वाटर बॉडी पे आ जाते हैं। तो क्यों आते हैं, मतलब किस आपका जो यूट्रोफिकेशन का जो की न्यूट्रिएंट्स है ना वो क्या है, तो किस मतलब किस मिनरल्स के कारण जो है ना, किस न्यूट्रिएंट्स के कारण जो है आपका जल ऐसा कंडीशन बना लेता है ताकि वहाँ पे अलगे जो है, मतलब जो आपका शैवाल है ना वो ग्रोथ कर सके। तो ये है आपका फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। ओके, एकदम सेम उल्टा क्वेश्चन कर दिया आपका पिछले सेट से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितना प्रैक्टिस कर सको PYQs से वही बेहतर होगा आपके लिए। चलिए, अगर जिसने भी कल का वीडियो देखा होगा इसका आंसर आराम से दे देगा। अब कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए आपका जो गलत कथन है ना उसको चूज कीजिए। कह रहा है कि द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन लीड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स। देखिए ये जो लाइन है आपका, ये भी आपका PYQ से में पूछा था एक बार, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि जो आपका इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है ना, यानी कि जो सूती मिल, भारत का सूती मिल था, भारत का जो कपड़ा था ना वो विदेशों में अब उतना नहीं चला, या फिर भारत में भी उसका जो कमर है टूट गया है आपका इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर का। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन में जो मशीनें से कपड़े बनने लगे, ठीक है। उस समय क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ, तो जो कपड़े हैं ना वो मशीनों से बनने लगा, बहुत सस्ते बनने लगे, क्योंकि मशीन से जो भी चीज़ बनेगा ज़्यादा मात्रा में बनेगा और सस्ता हो जाएगा अपने आप, ठीक है। और जो भारत के जो कपड़ा बनाने वाले बुनकर जो थे वो हाथ से करते थे, बहुत मेहनत लगाते थे, इसलिए वो ज़्यादा महंगा होता था। इसलिए जो भारतीय जो बुनकर हैं, जो भारत के सूती वस्त्र में जो काम करते थे, उनका जो है ना स्थिति बहुत ख़राब हो गया था। तो ये आपका बिल्कुल सही कथन है। ओके, कि द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन में जो आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो विकास था ना वो क्या कर दिया, तो इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर को डिक्लाइन कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। क्यों किया, आपका औद्योगिक क्रांति के कारण, मशीनरी के कारण। चलिए, अब कह रहे हैं कि कॉटन क्लॉथ्स मेड इन इंग्लैंड हैड ड्राइवन इंडिया क्लॉथ्स आउट ऑफ द मार्केट ऑफ यूरोप एंड अमेरिका इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। देखिए ये कह रहा है ना कि आपका जब ये घटना हुआ, यानी कि जब आपका औद्योगिक क्रांति हुआ और भारत का जो कपड़ा है इंग्लैंड और अमेरिका से बाहर जाने लगे, तो ये स्टार्टिंग कब से, तो 20th सेंचुरी यानी कि 1900 से स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति 19वीं सेंचुरी से ही स्टार्ट हो गई थी, 19th सेंचुरी से, ठीक है। तो ये जो कथन है ना आपका, ये गलत है आपका, ठीक है, ये कथन आपका गलत है। ये 20th सेंचुरी नहीं होगा, 19th सेंचुरी होगा। ओके, चलिए, अब कह रहे हैं द सेल एंड दिमांग कम्युनिटीज़ ऑफ साउथ इंडिया वेर फेमस फॉर वीविंग। ये एकदम सही क्वेश्चन, सही आपका जो लाइन है बिल्कुल लिखा हुआ है, क्योंकि आपके जो साउथ इंडिया में 2 कम्युनिटीज़ बहुत फेमस थी वीविंग के लिए, ठीक है, बुनाई के लिए। तो सेल एंड दिमांग, सेल एंड दिमांग। चलिए, और आपका चौथा क्या कह रहा है, आप ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यही पूछ दे कि साउथ इंडिया में फेमस वीविंग कौन थे, कौन सी कम्युनिटी थी, तो आपके सेल एंड दिमांग। आप कह रहे हैं द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन बॉम्बे 1854। ये भी सही है, आपका पहला सूती मिल कहाँ बैठा था, तो भाई 1854 में बैठा था, कहाँ पे, बॉम्बे में। ओके, अगर आप हिंदी मीडियम से होंगे तो ये भी देख लीजिए आप एक बार अच्छे से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ब्रिटेन में कपास वस्त्र उद्योग के विकास से भारतीय वस्त्र उत्पादों का पतन हुआ, एकदम सही है। और ये इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप और अमेरिका के बाजारों से भारतीय कपड़ों को बाहर कर दिया था। ये 20वीं शताब्दी नहीं होगा, आपका 19वीं शताब्दी होना चाहिए, तब जाकर सही होता, यानी कि आपका गलत है। कह रहा है कि दक्षिण भारत के साले और दिमांग समुदाय बुनाई के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। बुनाई के लिए कौन से 2 कम्युनिटी प्रसिद्ध थी, तो साले और दिमांग, ठीक है। भारत में आपका पहला सूती वस्त्र मिल कब हुआ, तो 1854 में बॉम्बे में स्थापित हुआ। ये भी आप याद कर लीजिएगा नोट के तौर पे। ओके, चलिए, तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। कह रहा है कि सोलंकी शासकों द्वारा निर्मित दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस स्थान पर है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर तो भाई माउंट आबू में है, ठीक है। आप ये भी याद कर लीजिएगा, जो आपका दिलवाड़ा का जो मंदिर है ना, जैन मंदिर, ये आपको सोलंकियों द्वारा बनाया गया था, ठीक है। चलिए, माउंट आबू। अब कह रहे हैं कि दिसंबर 2023 में किस पूर्व टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के CEO और MD भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई IIT बॉम्बे में ट्रांसलेशन रिसर्च और उद्यमिता के प्रमुख के रूप में शामिल हुए। देखिए, यानी कि इस पद पे आपके ट्रांसलेशन रिसर्च और उद्यमिता के प्रमुख के रूप में TCS कंपनी में कौन शामिल हुआ, बताइए। तो 2023 में है ना, तो ये आपका क्या है, तो करंट अफेयर्स है।
तो आप इसे निगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसका आंसर होगा राजेश गोपीनाथन। ओके, चलिए अब कह रहे हैं कि डोलू कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो डोलू कुनीथा भाई सिंपल आपका कर्नाटका, ठीक है। डोलू कुनीथा कहाँ का है? कर्नाटका का है। चलिए अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? तो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे आपको? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी। और इसके खोज कांग्रेस का खोज कौन किया था? तो ए.ओ. ह्यूम, ठीक है। चलिए एक अंग्रेज था वो। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत के पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है? देखिए ये क्वेश्चन भी आपका PYQs में आया है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन भी PYQs में आया है, लेकिन कैसे आया है वो मैं बताता हूँ। इसका आंसर लद्दाख होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि जो लद्दाख है ना आपका, वो कैसा प्रदेश है, ठीक है। मतलब वहाँ पे वर्षा का क्या स्थिति है? तो ऑप्शन में था कि अधिक वर्षा होती है, ठीक है, कम वर्षा होती है, या फिर मीडियम वर्षा होती है, या फिर अपर्याप्त वर्षा होती है। तो आपका ऑप्शन कौन था? वो वहाँ पे अपर्याप्त वर्षा। अब सेम क्वेश्चन रिपीट मतलब उल्टा करके यहाँ पे पूछ दिया है कि अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन शामिल है आपका? तो लद्दाख शामिल है, ठीक है। चलिए तो यही है PYQs का, यही जलवा है सर। अब कह रहा है कि वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? देखिए ये 2010 का ही क्यों पूछा, और वो भी राष्ट्रमंडल खेल का इसलिए पूछा क्योंकि वो भारत से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा उसका, इसलिए वहाँ पे ऑप्शन जो आपको 4 हो जाएगा ना वो सही हो जाएगा। क्योंकि अगर रैंडम कोई ईयर का पूछ रहा है तो हो सकता है कि कुछ उसमें विशेष हुआ है, ठीक है। इसलिए ये भारत से रिलेटेड हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो आपका 4 होगा ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2023 में ACC अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट की मेजबानी की थी? देखिए 2023 में ACC अंडर-19 क्रिकेट का मेजबानी कौन किया था? यानी कि अपने ही कंट्री में कौन वो क्रिकेट वर्ल्ड मैच खिलवाया था बताइए? तो इसमें हो जाएगा आपका UAE, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। चलिए ओके। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत? देखिए ये कह रहा है कि किस स्टेट में आपके ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा दिखे, ग्रामीण लोग ज़्यादा रहते हैं। तो भाई बिहार, अपना अपना प्यारा बिहार, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि कोयम्बटूर जो किस राज्य में स्थित है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए कोयम्बटूर जो है ना आपका, बहुत सारे फिल्मों में भी आपने कोयम्बटूर का नाम सुना होगा, जो कि कहाँ? तो तमिलनाडु में है। इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं आप ये मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये है आपका दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ पे क्या है? तो सूती वस्त्र है आपका। अब कह रहा है भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली एक प्रमुख विशेषता है। इसके प्रावधान भाग 5 अध्याय 2 के अनुच्छेद में देखिए आपका जो संसद प्रणाली है ना वो भाग 5 में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहला ये कि आपका जो संसद प्रणाली है वो आपका भाग 5 में है। ओके, एक जगह तैयार हुआ आपका। दूसरा चीज़ क्या कि इसके अनुच्छेद क्या क्या से हैं, तो इससे पिछले ही 25वें ही सेट में आपके सांसद के बारे में क्वेश्चन किया था आपका, ठीक है। तो 79 से आपका स्टार्ट हुआ था। 79 आपका संसद के बारे में बताता है ना, इसलिए यहाँ पे 79 से कौन स्टार्ट है? ये है। तो 79 से 122, 79 संसद के बारे में बताता है। 80 आपका क्या बताता है? तो राज्यसभा के सीट के बारे में कि 250 हाईएस्ट हो सकता है। 81 आपका लोकसभा के बारे में बताता है, ठीक है। चलिए सिंपल 79 से 122। अब कह रहा है कि हम्पी उत्सव एक रंगीन सांस्कृतिक उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के लोकाचार और वैभव का अनुकरण करता है? देखिए ये जो आपका हम्पी है ना ये आपका विजयनगर से रिलेटेड है, ठीक है। अगर विजयनगर आप पढ़े होंगे, विजयनगर की स्थापना किसने? तो हरिहर बुक्का। इसी ये सेम क्वेश्चन हरिहर बुक्का पे, ठीक है, आपका 25 PYQs में पूछा था। एक बार देख लीजिए आप वो वीडियो को। 25 आपका जो सेट है उसको एक बार जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन इसमें मैच कर रहे हैं। कह रहे कि जून 2023 में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को विविध और नवीन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्राइड नामक परियोजना शुरू की? देखिए ट्रांसजेंडर आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो उन ट्रांसजेंडर सोसाइटी के लिए प्राइड नामक परियोजना शुरू की। कौन सा स्टेट था? तो भाई ऐसा काम कौन कर सकता है जो लिटरेट होगा, बहुत ज़्यादा लिटरेट होगा, ठीक है। तो आपका केरला, ठीक है। चलिए केरला ओके। कि निम्नलिखित में कौन सा एक आणविक यौगिक है? आणविक यौगिक क्या होता है? जिसमें नॉन मेटल मिक्सर होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल यानी मेटल उसमें नहीं होता मिश्रण, ठीक है। नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है वो। तो भाई कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम क्या है आपका? मेटल है। कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम, सोडियम भी आपका मेटल है और आपका मैग्नीशियम भी मेटल है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका CO2 सही हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है कि भारत में एक अध्ययन द्वारा प्रलेखित की शिक्षा स्तर पर अधिकांश आबादी बेरोजगार है। देखिए ये कह रहा है ना कि किस स्टेज पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, तो भाई इस बात को हम लोग नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा?
तो प्राथमिक विद्यालय वाले थोड़ी लोग बेरोजगार होंगे, वो तो अभी बेचारे पढ़ ही रहे हैं। मैट्रिक पास वाले भी बेरोजगार अधिकतर नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं काम करने चले जाते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका स्नातक और स्नातक उत्तर, यानी कि जो ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन के जो बाद हैं, वो जो स्टूडेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग सीजीएल के चक्कर में पड़ गया है। ओके, इसीलिए बेरोजगार है। चलिए, अब है मंगल मपल्ली बाल मुरली कृष्णन, एक भारतीय कर्नाटक गायक थे जिनका जन्म किस राज्य के शंकर गुप्त गांव में हुआ था। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि भैया आपके जो बाल मुरली कृष्णन है ना, वो एक कर्नाटक गायक थे। कर्नाटक गायक क्या होता है? तो हिंदू भारत में दो गायन होता है, दो शास्त्रीय गायन है, एक है हिंदुस्तानी और एक है कार्नेटिक या कर्नाटक। तो ये जितने भी साउथ इंडिया वाले लोग हैं ना, वो कर्नाटक गायक से रिलेटेड हैं। तो आपके बाल मुरली कृष्णन किस जगह पे इनका जन्म हुआ था? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ओके, चलिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड है? ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड इसमें कौन कौन सा होगा? सब कौन सा होगा भाई? सुक्रोज, ग्लूकोज, सेल्यूलोज, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सेल्यूलोज, काइटिन, ये भी नहीं होगा। हाँ, ये आपका ऑप्शन जो 4 है ना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टार्च, एलिजिनेट्स, पेक्टिन और काइटोसान। ठीक है, चलिए, ऑप्शन 4। आप कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन द हंग्री टाइड पुस्तक के लेखक हैं? देखिए, 3 नाम इसमें बहुत फेमस है आपका, रस्किन बॉन्ड, आर.के. नारायण, अमिताभ घोष। मुल्कराज आनंद भी बहुत फेमस है। तो ये तीनों चारों का जितना बुक्स है ना, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका जो हंग्री टाइड है ना, ये आपका अमिताभ घोष का है। ओके, चलिए, अब कह रहा है कि ओडिसी नर्तक को नृत्य वर्ग में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया था। देखिए, किस ओडिसी नर्तक को 2022 में आपका संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है? तो ये हैं आपके कौन? तो हम टाइटल मैच करेंगे, टाइटल राउत, निरंजन राउत। ठीक है, चलिए, आपका निरंजन राउत। तो ये आपका 25 टोटल हो गया है। तो अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए यार, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले भाई, कि मैं जो कर रहा हूँ लोग उसको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आपके सब्सक्रिप्शन से, मतलब आप अगर मुझे सब्सक्राइब करोगे, आप चैनल को लाइक करोगे, तभी ना मुझे लगेगा कि हाँ भाई, लोग पसंद कर रहे हैं वीडियोज़ को, और मुझे लाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं एक्सप्लोर करूँगा, और एमटीएस के बाद फिर CHSL है, फिर मैं उसका भी टोटल PYQs का सोल्यूशन दूंगा। तो कुछ आप भी अपनी तरफ से करो, मैं खुद कर रहा हूँ अपनी तरफ से, तो आपका भी ये हक बनता है कि आप भी सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।